नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। आज अगले आधे घंटे के लिए आपकी अपॉइंटमेंट हमारे इस खास शो के साथ बुक हो चुकी है, जहां पर हम आपको एक अलग तरह की प्रेजेंटेशन के जरिए आपका नए भारत से मीटअप करवाते हैं। अगले आधे घंटे के इस वीडियो शो को आप एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग की तरह भी समझ सकते हैं, जहां पर हम आपको भारत की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाते हैं। और आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि एक चौक के सहारे स्लेट पर क ख ग लिखने वाला भारत कॉपी पेन से ABCD लिखते हुए आज स्मार्ट क्लासेस में कोडिंग सीख रहा है। और यही वो वजह है जिसने आज भारत के हाथ में विश्वास की स्याही से विकसित लिख दिया है। हमारे देशवासियों ने अपमान का वो कड़वा घूंट भी पिया, जहां पर हमारे देश के छात्रों को अक्ल का दुश्मन और नक्ल का दीवाना बताया जाता रहा। और इसके पीछे की वजह थी वो सियासत जिसके सामने शिक्षा व्यवस्था सहायता मांगती रही और वो इस पर भ्रष्टाचार का चूना रगड़ती रही। और इसीलिए आज हम शिक्षा व्यवस्था के कुछ मुस्कुराने वाले तथ्य आपके लिए निकाल कर लेकर आए हैं, जिसे शायद हर तरह की मीडिया ने मिस कर दिया है। आज ये आंकड़े हर उस व्यक्ति को ध्यान से देखने चाहिए जिस पर भविष्य को तैयार करने की जिम्मेदारी है। भारत के बढ़ते हुए शिक्षा स्तर का ये आईना आज हम आपको दिखाएंगे आज की इंडिया स्टोरी में। यहाँ ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े। आज इंडिया स्टोरी के इस सफर में हम दो पड़ावों को पार करेंगे, जिसके पहले पड़ाव में हम आपको एक रीसेंट रिपोर्ट के सहारे ये बताएंगे कि कैसे भारत दुनिया में एजुकेशन का हब बन रहा है। और दूसरे पड़ाव में आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत हमेशा से ही दुनिया का एजुकेशन हब था। बस बीच के एक बड़े कालखंड में विदेशी आक्रमणकारियों ने हम पर हमला कर ऐसे जख्म दिए जिस पर अंग्रेजों ने दवा लगाने की जगह हमारे हाथ से कलम और दवात भी छीन लिए। सबसे पहले आपको पहले पड़ाव पर लेकर चलते हैं। भारत में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज हैं। इसके बावजूद भारत से हर साल बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई के लिए विदेश जाते रहे हैं। खासकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और यहां पर पढ़ने वाले दूसरे देशों के छात्रों में भारतीयों की हिस्सेदारी 29% तक जा पहुंची है। ये एक पहलू है। अब दूसरा पहलू सुनिए, जहां पर विदेशी छात्रों को भारतीय यूनिवर्सिटीज ज्यादा पसंद आ रही हैं। कोविड के चलते पढ़ाई के लिए भारत आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में कुछ गिरावट आई, लेकिन अब एक बार फिर से इसमें एक्साइटिंग ग्रोथ देखने को मिल रही है। SII यानी कि स्टडी इन इंडिया पोर्टल पर एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए 200 देशों के 72,218 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो ये दिखाता है कि विदेशी स्टूडेंट्स भारत के एजुकेशन सिस्टम से कनेक्शन को लेकर कितना एक्साइटेड हैं। अब कुछ आंकड़े देखिए। एकेडमिक ईयर 2011-12 में भारत आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या केवल 16,410 थी, जो कि साल 2014 से 15 में बढ़कर 34,774 हुई। साल 2016 से 17 में यही आंकड़ा 47,575 तक पहुंचा
और साल 2019 से 20 में 49,348 विदेशी छात्रों ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा जताते हुए यहां पर एडमिशन लिया। हालांकि उसके बाद पैंडेमिक यानी कि कोविड आया और उस वक्त थोड़ा सा डेंट जरूर लगा, जहां पर यह संख्या वापस साल 2014-15 के पास पहुंच गई। लेकिन ठीक इसी वक्त मोदी सरकार ने भारत आने की चाहत रखने वाले विदेशी छात्रों की मदद के लिए कुछ स्टेप्स उठाए। साल 2023 में स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत हुई और यह पोर्टल विदेशी छात्रों के लिए एडमिशन और वीजा प्रोसेस में उनके लिए मददगार साबित रहा। इस पोर्टल में 310 पब्लिक यूनिवर्सिटीज के साथ साथ 638 इंस्टीट्यूशंस के 8,000 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इतना ही नहीं, विदेशी छात्रों के एप्लीकेशन प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए ई स्टूडेंट वीजा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। मोदी सरकार भारत को दुनिया के सामने एक एजुकेशन हब के तौर पर प्रेजेंट कर रही है। हमारे देसी संस्थान विदेशी जमीन पर ट्रेंड कर रहे हैं और इसका एक रिजल्ट ये भी है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज को भी भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। यानी कि ये जितने भी आप विदेशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के नाम सुनते हैं, शायद आने वाले कुछ सालों में इनकी एक ना एक ब्रांच आपको भारत में ही ऑपरेट करती हुई दिखाई देगी। और दूसरी तरफ भारतीय यूनिवर्सिटीज भी आपको विदेशों में नजर आएंगी। एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से आप समझिए। आईआईटी मद्रास ने साल 2023 में तंजानिया के ज़ांजीबार में एक कैंपस का उद्घाटन किया, जबकि आईआईटी दिल्ली ने 2024 में आबू धाबी में अपने कैंपस को शुरू किया। यूजीसी रेगुलेशंस 2023 के मुताबिक ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी भारत में अपने कैंपस खोलने वाली है। ये ऐसा करने वाली पहली यूनिवर्सिटी होगी और इसके साथ ही हमारी 49 इंडियन यूनिवर्सिटीज ने कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट भी कर लिया है। छात्र छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं एक इंस्टीट्यूट की। इनसे हम पूछेंगे कि क्या कारण है कि जहां हिंदुस्तान के जो छात्र छात्राएं हैं वो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जबकि विदेशी जो छात्र छात्राएं हैं वो हिंदुस्तान में पढ़ना चाहते हैं। क्या लगता है कि क्यों जो है विदेशी छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं और जबकि हमारे हिंदुस्तान के जो छात्र हैं वो बाहर जाना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान के छात्र बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि हायर स्टडीज करने के लिए, और वहाँ को यहाँ का नेचर बढ़िया लगता है, इन्वायरमेंट, तभी वो यहाँ पे आना चाहते हैं। विदेशी छात्र हिंदुस्तान में पढ़ने आ रहे हैं तो कितना अच्छा माहौल है उत्तर प्रदेश का और देश? फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, हम लोग को फैसिलिटीज मिलती है अकॉर्डिंग टू प्राइस। क्या और ज्यादा आने वाले समय में छात्रों की संख्या यहाँ बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़नी भी चाहिए और बढ़ भी रही है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हमारी गवर्नमेंट इसी फील्ड में काम कर रही है कि बाहर से लोग आएं। कम पैसे में अच्छी शिक्षा देने का काम उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार कर रही है। यही कारण है कि देश और विदेश से जो छात्र छात्राओं की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। ये तो हुई एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट। अब आपको कुछ वर्ल्ड रिपोर्ट्स भी दिखा देते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 की रिपोर्ट ये कहती है कि आईआईटी दिल्ली भारत का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे। इस साल की रैंकिंग बताती है कि एशिया में भारत हायर एजुकेशन के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। एम्प्लॉयर्स के बीच आईआईटी दिल्ली की साख बहुत अच्छी है, यानी कि क्रेडिबिलिटी जबरदस्त है। उसे 99% का स्कोर मिला है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बड़ी कंपनी इन्हीं यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दे रही है। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे 48वें नंबर पर है। आईआईटी बॉम्बे को एम्प्लॉयर से 99.5% और एकेडमिक फील्ड से 96.6% का स्कोर मिला है। भारत के 2 इंस्टीट्यूशंस टॉप 50 में और 7 इंस्टीट्यूशंस टॉप 100 में शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली पिछले साल वो 46 नंबर पर रहा, जो कि इस बार 44 नंबर पर पहुंच चुका है। इसी के साथ आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे आप जेएनयू के नाम से भी जानते हैं, फिर आगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूपीईएस और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप 150 में शामिल हैं।
वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज ने सबसे ज्यादा ग्रोथ रजिस्टर की और पोजीशंस के 70 लैडर्स को क्रॉस करते हुए वो 148th पोजीशन पर जा पहुंची है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी कानपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत 5 इंस्टीट्यूशंस टॉप 100 में शामिल हैं। भारत की करीब 15 यूनिवर्सिटीज को स्टाफ विद पीएचडी इंडिकेटर में 99% से ज्यादा अंक मिले हैं, जो कि एजुकेशन और टीचिंग के हमारे स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलुरु को फैकल्टी स्टूडेंट इंडिकेटर में 100% अंक मिले हैं और इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी 94th पोजीशन से आगे बढ़कर 81th पोजीशन पर जा पहुंची है। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी को 96.4% का हाईएस्ट स्कोर मिला है और वहीं अन्ना यूनिवर्सिटी को पेपर्स पर फैकल्टी इंडिकेटर में 100% का शानदार स्कोर मिला है। इसका मतलब यह है कि अन्ना यूनिवर्सिटी रिसर्च के मामले में टॉप पर है और उसके इर्द गिर्द कोई नहीं। अब आप कहेंगे ये सब क्या है? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? आई मीन, हमने तो आज तक टीवी पर सिर्फ वही विजुअल्स देखे हैं जहां पर लड़कों की एक भीड़ कॉलेज की दीवार पर चढ़ी हुई है, जहां पर क्लासेस के अंदर टीचर चीटिंग करवा रहे हैं, जहां पर फ्लाइंग स्क्वाड के आने पर क्लास में छात्रों के पास ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है, मोबाइल मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे भी स्वीकार करते हैं। यह हमारे इतिहास का एक चैप्टर है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। और इसीलिए हमने शुरुआत में ही आपसे ये कहा था कि इन तस्वीरों की वजह से ही हमारे देश के छात्रों को अक्ल का दुश्मन और नक्ल का दीवाना बताया जाता रहा। नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। नया भारत अब दुनिया में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कंपीट कर रहा है और इसके सबसे बड़े विटनेस हैं 200 देशों के वो 72,218 स्टूडेंट्स जिन्होंने भारत की यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ कैसे? ये कोई 3 डे 2 नाइट वाला पीपीटी प्रोग्राम तो था ही नहीं कि 2 रात 2 घंटे ज्यादा बैठे और पीपीटी बनकर तैयार। ऐसे बड़े बदलाव के लिए तो बड़े विजन की जरूरत होती है, या फिर यूं कहूं कि बहुत बड़े विजन की जरूरत होती है। अब हम अपने दूसरे पड़ाव पर आपको लेकर चलेंगे और यह दूसरा पड़ाव भी आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। किसी भी चीज को स्क्रैच से बनाना एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज पर लगे हुए ऐतिहासिक जख्मों के स्क्रैच को मिटाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम माना जाता है। इसीलिए आज हम भारतवासियों के दिमाग से उस सोच को भी स्क्रैप करना चाहते हैं जो कि अंग्रेज हमारे और आपके दिमाग में थोप कर चले गए हैं। हमारे देश में दुनिया को सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का समंदर था। हमारे देश में आए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस ज्ञान के किले पर अपने कट्टर इरादों की कालिख पोत दी थी, जिसके बाद भारत की प्राचीन संस्कृति और विरासत के ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वो गौरव वापस दिलाया। नालंदा विश्वविद्यालय करीब 800 साल के लंबे इंतजार के बाद पुराने स्वरूप में लौट रहा है। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो एक बार आपको सुनना चाहिए। बिहार का हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है। फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा।
इस नए कैंपस के उद्घाटन की खबरों और नई तस्वीरों के बीच इसके इतिहास की बात भी देश भर में की जाने लगी। दरअसल दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा अपने साथ इतना प्राचीन इतिहास समेटे हुए है जिसे लेकर कई किताबें लिखी गई। कहा यह जाता है कि जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे उस वक्त नालंदा कई 100 सालों की अपनी लेगेसी बना चुका था। नालंदा 5वीं से 12वीं सदी तक वजूद में थी। इसकी नींव गुप्त राजवंश ने रखी जिन्हें हिंदू और बौद्ध संस्थाओं का समर्थन मिला था। यह दुनिया का पहला आवासीय स्कूल था। दुनिया की सबसे प्राचीन रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा में समग्र पाठ्यक्रम था और यहां पर दुनिया भर से लोग पढ़ने आया करते थे। अब देखिए, आप ये एक सर्कल की तरह हो सकता है जो कि घूमकर वापस आया है। नालंदा में एक समय 2000 से ज्यादा शिक्षक और 10,000 छात्र थे। इसकी तुलना 378 साल पुरानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अगर करेंगे तो उसमें 2400 शिक्षक और 21,000 छात्र हैं। साल 2006 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटीज को दोबारा से जीवन देने का सुझाव सामने रखा। इसके बाद बिहार सरकार ने राजगीर में यूनिवर्सिटी के लिए 450 एकड़ की जमीन खरीदी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के नेतृत्व में साल 2007 में परियोजना की निगरानी के लिए एक टीम फॉर्म की गई। लेकिन इसके बाद जमीन पर जो काम हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया। जब भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो दिमाग में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम सबसे पहले आते हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय उससे भी काफी पहले का है। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा। इसका मतलब है ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं। इसे 5वीं सदी में गुप्त काल में बनाया गया था और 7वीं शताब्दी तक ये महान यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। ये एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा था और कहा जाता है कि इसकी सीमा करीब 57 एकड़ में थी। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में इसे और भी बड़ा होने का दावा किया जाता रहा है। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये आम के बागीचे पर बनी थी जिन्हें कुछ व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को दिया था। वहीं मॉडर्न वर्ल्ड को इसके बारे में 19वीं शताब्दी के दौरान पता चला था। कई सदी तक यह विश्वविद्यालय जमीन में दबा हुआ था। साल 1812 में बिहार के लोकल लोगों को बौद्धिक मूर्तियां मिली, जिसके बाद कई विदेशी इतिहासकारों ने इस पर रिसर्च की और इसके बाद जाकर इसके बारे में इतना कुछ पता चल सका। नालंदा विश्वविद्यालय इस वजह से खास था क्योंकि समय समय पर यहां पर महान शिक्षकों ने छात्रों को पढ़ाया था। इन महान शिक्षकों में नागार्जुन, बुद्धपालिता, शांत रक्षिता और आर्यदेव का नाम शामिल है। वहीं पर अगर यहां पढ़ने वालों की आप बात करेंगे तो यहां पर कई देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री और विद्वान ह्यूनसांग, फाहीन और इत्सिंग भी यहीं से पढ़े हैं। ह्यूनसांग नालंदा के आचार्य शीलभद्र के शिष्य थे। ह्यूनसांग ने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर कानून की पढ़ाई की थी। इस विश्वविद्यालय की भव्यता इतनी थी कि यहां पर 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और पढ़ाई के लिए 9 मंजिला एक लाइब्रेरी थी। साथ ही ये कई एकड़ में फैला हुआ था। यहां पर हर सब्जेक्ट के गहन अध्ययन के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें रखी हुई थी। बताया जाता है कि जब इसमें आग लगाई गई तो इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी किताबें रखी होंगी। इस विश्वविद्यालय की कहानी ये बताती है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। इस विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार माना जाता रहा। यहां पर धार्मिक ग्रंथों के अलावा लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते रहे। कहा यह जाता है कि उस दौर में जो सब्जेक्ट यहां पर पढ़ाए जा रहे थे वो कहीं पर भी नहीं पढ़ाए जा रहे थे। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया के लिए ज्ञान का एक डेस्टिनेशन थी। नालंदा को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
अपने 700 साल के लंबे सफर के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने एक हमले में इसे जला दिया। कहा यह जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ा, जिसके बाद उसका इलाज कई तरीकों से किया गया और इसे लेकर कई तरीके की कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि अपने इलाज से नाखुश होने के बाद गुस्से में खिलजी ने इसे जलवा दिया था। ये भारत का वो गौरवशाली इतिहास था जो कि भारत के विश्व गुरु होने के जिंदा सबूत है। आज इस तरीके के यूनिक रिपोर्ट दिखाने का हमारा मकसद महज इतना है कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करने वाले छात्रों को नालंदा का इतिहास भी पता होना चाहिए। अपने देश को जाने बिना आप खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकते जहां पर ऑक्सफोर्ड में खड़े होकर आप नालंदा की कहानी को बयां कर सके। और जिस तरीके से अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया जाता है, कुछ ऐसा ही नारा भारत को लेकर भी दिया जा सकता है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और इसको लेकर जिस विजन की जरूरत थी, वो विजन वास्तविकता में आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। और कहते हैं कि खुशियों की चाबी किसी कारखाने में नहीं, आपके घर में ही रखी है। ऐसे में नया भारत गर्व की उस खुशी को तब महसूस कर सकता है जब ऐतिहासिक जख्मों की जंग को हटाकर हम शाइनिंग इंडिया के स्वरूप को सामने ला सकें। ये भारतवर्ष की वो यात्रा है जिसके स्वर्णिम काल में आप एक यात्री की तरह खिड़की से बड़े बदलावों को एक टाइमलाइन की तरह देख सकते हैं। और इसीलिए आज हम कहना चाहते हैं कि जख्म सहने वाले पुराने भारत के डिपार्चर से जिंदा दिली से जीने वाले नए भारत के अराइवल पर आप सभी का स्वागत है।